जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड जेएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरी ध्यान से देखना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है कि रॉकेट का ऊपर उठना किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण या फिर कोणीय संवेग संरक्षण। तो बताना है आपको कि रॉकेट का ऊपर उठना किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 17 मीटर, 25 मीटर या फिर 34 मीटर। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है कितना हो जाएगा? तो ये 17 मीटर होगा। कितना? तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रावर्तक सतह के बीच न्यूनतम जो दूरी है ये कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि की जो चाल होती है कितनी होती है? तो 343। कितनी? तो वायु में ध्वनि की चाल 343 होती है और मानव कान पर ध्वनि का जो प्रभाव होता है 0.1 सेकेंड तक रहता है। 0.1 सेकेंड में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी 34.3 होती है। अतः आने जाने की कुल दूरी के आधार पर न्यूनतम दूरी लगभग 17.2 यानी 17 मीटर होनी चाहिए। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, पानी की बूंदों के गोल होने का मुख्य भौतिक कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, गुरुत्वाकर्षण या फिर केशगत। पानी की बूंदों के गोल होने का मुख्य भौतिक कारण क्या है? तो ये होगा पृष्ठ तनाव। क्या? तो पानी की बूंदों का गोल होने का मुख्य कारण पृष्ठ तनाव हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की सतह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करती है। दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम होता है। तो राइट आंसर पृष्ठ तनाव हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्रकाश का ध्रुवण सिद्धांत करता है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकृति की हैं? प्रकाश तरंगे पूछा गया है किस प्रकृति की हैं? तो प्रकाश तरंगों की बात करेंगे तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं। क्या है? तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। जबकि क्या पूछा जाए तो प्रकाश तरंगे क्या हो जाएगा? तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। अनुदैर्ध्य बताइए कि कौन सी तरंगे होती हैं। अगला है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस घटना पर आधारित है? तो ये किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश का प्रकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्रकाश का प्रकरण हो जाएगा। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कम तरंगदैर्घ्य वाला नीला प्रकाश प्रकटित होकर बिखर जाता है, जबकि अधिक तरंगदैर्घ्य वाला लाल प्रकाश बिना बिखरे हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश का प्रकरण हो जाएगा। और आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़े, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ और कोई भी नोटिस आपके एग्जाम को लेकर है सभी प्रोवाइड करवाई दी जाती है। तो निश्चित ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। तो तारों की टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रश्न है, पूछा गया है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रखकर उसका वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा बराबर आपको पता है क्या होता है गतिज ऊर्जा? तो क्या होगा? तो हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या? तो हाफ mv स्क्वायर होता है। आपको पता है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रखकर उसका वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। आप रखकर देख लीजिएगा कितनी आएगी, तो 4 गुना हो जाएगी। अगला है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यानी विद्युत मोटर जो है ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर की बात करेंगे तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो गलती नहीं करेंगे, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला है,
घरों में सुरक्षा के लिए प्रयुक्त फ्यूज तार को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? घरों में फ्यूज तार पर पूछा गया है कि किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। किसमें? तो श्रेणी क्रम में। क्यों? तो फ्यूज तार का सतवें मुख्य परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी सीरीज में, ताकि परिपथ में अत्यधिक धारा बहने पर या पिघल कर पूरे परिपथ को काट सके। तो राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि तरंगों की बात करेंगे तो अभी आपको हमने बताया ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, जबकि प्रकाश तरंगे क्या है? तो ये अनुप्रस्थ है। ध्वनि अनुदैर्ध्य और प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ है। मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा कितनी होती? मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति सीमा है ये है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस स्थान पर अधिकतम होता है? भार पूछा गया है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस स्थान पर अधिकतम होता है? तो अधिकतम होता है ध्रुवों पर। किस पर? तो पोल्स, यानी ध्रुवों पर जो भार होता है ये अधिकतम होता है। ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम होता है। अतः वस्तु का भार बराबर क्या होता है? तो डब्ल्यू बराबर mg होता है। डब्ल्यू बराबर mg हो जाएगा। यम क्या होगा? द्रव्यमान। जी क्या हो जाएगा? तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो ध्रुवों पर क्या होता है? भार तो सबसे अधिक होता है। अगला है, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है 24 घंटे होता है। कितना होगा? तो 24 घंटे हो जाएगा। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन प्रेरण हो जाएगा। किस पर? तो अन्योन प्रेरण हो जाएगा। राइट आंसर। अगला है, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर होता है? जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर होता है? कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग हो जाएगा। कितना? तो 1/10 भाग होगा। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का लगभग 0.9 गुना होता है। जो बर्फ का घनत्व होता है ये जल के घनत्व का लगभग जो होता है 0.9 गुना। इसीलिए तैरते समय बर्फ का 9/10 भाग यानी 9/10 भाग पानी के अंदर और 1/10 भाग पानी के बाहर होता है। तो गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये कितना होगा? तो 1/10 भाग हो जाएगा। प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे बाहरी ऊपरी पट्टी किस रंग की होती है? तो ये लाल होती है। किस रंग की होती है? तो लाल होती है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला जो तत्व हो जाएगा ये क्या होगा? तो ये राइट आंसर जो होने वाला है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सही उत्तर इसका क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। सीलबंद खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें भरी जाती है नाइट्रोजन। क्या भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। जल के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद रखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? तो हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक कौन सी गैस है? बायोगैस और सीएनजी का जो मुख्य घटक है ये कौन सी गैस है? तो ये मीथेन हो जाएगा। क्या होगा? तो मीथेन हो जाएगा। प्रश्न है कि सबसे बाहरी प्राकृतिक धातु कौन सी मानी जाती है? सबसे बाहरी प्राकृतिक धातु की बात करेंगे तो ये ऑस्मियम हो जाएगा। क्या? तो ऑस्मियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि फोटोग्राफी में फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। किसका? तो फोटोग्राफी में फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व हो जाएगा ये क्या होगा? तो याद रखेंगे
सही उत्तर जो होगा ये पृथ्वी की पपड़ी में द्रव्यमान के अनुसार सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है, लगभग 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन का स्थान आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी या मधुमक्खी के अम्ल में फार्मिक या फिर मेथिनाइक एसिड हो जाएगा। प्रश्न है कि आभूषण बनाने के लिए शुद्ध सोने में कौन सी धातु मुख्य रूप से मिलाई जाती है? आभूषण बनाने में शुद्ध सोने में कौन सी धातु मुख्य रूप से मिलाई जाती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तांबा। क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना? तो शुद्ध 24 कैरेट सोना बहुत मुलायम होता है, उसे कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। प्रश्न है कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो सही उत्तर इसका क्या होने वाला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अन्य ओज क्या हो जाएगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। क्या? तो प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बात करेंगे तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ब्रोमीन हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने से उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब लोहे पर जंग लगेगा तो उसका वजन बढ़ जाता है। क्या होता है? तो वजन बढ़ता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। क्या? तो सिल्वर आयोडाइड राइट आंसर होगा। सिल्वर आयोडाइड की बात करेंगे तो बादलों में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करने से यह बर्फ का क्रिस्टल बनाने में नाभिक का कार्य करता है, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। चूने के पानी में गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दुधिया किसके बनने से हो जाता है? चूने के पानी में गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दुधिया किसके बनने से हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 इसका सही उत्तर होगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसको हम लाइसोसोम को कहते हैं। किसे? तो लाइसोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लाइसोसोम हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति में करो या मरो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? करो या मरो हार्मोन जो है इस किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल हो जाएगा। क्या? तो एड्रिनल हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो आपको पता है कान की हड्डी है, स्टेपीज कहते हैं। सबसे बड़ी फीमर यानी जांघ की हड्डी। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? जो है रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रंग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में डायबिटीज या फिर मधुमेह कह सकते हैं। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रंग हो जाता है? डायबिटीज या फिर मधुमेह हो जाएगा। प्रश्न है कि पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? पीलिया रोग में कौन सा अंग जो है ये प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। क्या? यकृत हो जाएगा। पीलिया रोग में यकृत में बिलिरुबिन का चयापचय बाधित होता है, जिससे रक्त में पित्त वर्णक बढ़ जाता है। प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और जो है विकसित भाग की बात करेंगे तो ये प्रमस्तिष्क हो जाएगा, जिसको सेरेब्रम कहते हैं। प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। पौधों में संचित भोजन का मुख्य रूप से किस रूप में रहता है? पौधों में संचित भोजन मुख्य रूप से किस रूप में रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च या फिर मंड। प्रश्न है कि सामान्य स्वस्थ मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? तो सामान्य स्वस्थ मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 हो जाएगा। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। सामान्य मनुष्य की दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन कहते हैं विटामिन डी को। किसको? तो विटामिन डी को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे उत्पाद के रूप में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र में पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो ये कहाँ होगा? तो याद रखेंगे छोटी आंत में। कहाँ पर? तो छोटी आंत में।
मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम के कारण। किसके कारण? तो प्लाज्मोडियम राइट आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी जो है ये फीमर हो जाएगा। क्या? तो फीमर हो जाएगा। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, क्या रहा आपका स्कोर, जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।